Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के चैनल में। दोस्तों आप देखने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती। चैप्टर फर्स्ट है सेकंड बुक का, इंडिया वाली बुक देख सकते हैं आप, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। ये एक बुक है जो क्लास 12th की है, इंडिया वाली बुक। उसका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप मेरे साथ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक करिएगा, वीडियो बुरी लगती है तो डिसलाइक करिएगा। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश पर राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी राज्यों का निर्माण करना, तो राज्यों को निर्माण करने के लिए हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्टैब्लिशमेंट करी, जिसे आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं। तो असल में इसका सेटअप कौन से ईयर में हुआ था, तो आपको ये जानना है। देखिए जिस ईयर में ये सेटअप हुआ था ना, उसके कुछ सालों के बाद इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और बताया कि किस तरीके से राज्यों को बनाया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे सामने राज्य और यूनियन टेरिटरी निकल के आई थी आज़ाद भारत के बाद, यानी कि आज़ाद भारत के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का ही काम था कि कैसे राज्यों को बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसकी अपॉइंटमेंट यानी कि इसकी जो नियुक्ति करी गई थी इस कमीशन की 1953 के अंदर करी गई थी। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं फर्स्ट है। और लगभग 1956 में जाके इन लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि किस तरीके से नए स्टेट्स बनेंगे। अच्छा, अगर आपको ये बताना है कि जिस तरीके से नए स्टेट बनेंगे तो उस टाइम पे भारत के अंदर कितने स्टेट जाके बाद में बने होंगे, आप ये कमेंट ज़रूर करिएगा। ये थोड़ा सा अजीब सा मैप बन गया है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आई लव माई इंडिया। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप के लोग रहते हैं आपके और हमारे जैसे। तो उस टाइम पे 1956 के अंदर कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी बनी थी। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं देखी है तो आप जाके वॉच आउट करिए, मैंने उसमें भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। जिस टाइम पे 1947 के अंदर पार्टीशन हो रहा था उस समय पे आप देख सकते हैं कम्युनल जोन बने हुए थे, जिसे आप सांप्रदायिक क्षेत्र बोलते हैं। सांप्रदायिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जाति या धर्म के नाम पे दंगे होते हैं। तो जब जाति और धर्म के नाम पे दंगे होते हैं तो आपको ऐसे शहर के बारे में बताना है जहाँ पर हिंसा हुई थी, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक था और उस समय पे कम्युनल जोन बने हुए थे 1947 के टाइम पे, तो आपको ऐसे क्षेत्र बताने हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें हिंसा देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनल जोन है लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। लाहौर और अमृतसर जो कभी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो पाकिस्तान में बन गया था, मिल गया था। और कोलकाता जो पाकिस्तान बना था उसके बाद वेस्ट बंगाल के हिस्से में थोड़ा बहुत आया था। तो इसीलिए ये दो ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा राजनीतिक दंगे हमें देखने को मिल रहे थे। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं अब दोबारा से। यहाँ पे कैबिनेट मिशन के तहत एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने करा था। कैबिनेट मिशन थी, उस समय पे लास्ट सरकार फॉर्म हुई थी और मैं ये बोल सकता हूँ कि उस समय पे किसने नेतृत्व करा था, तो आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने। कैबिनेट मिशन योजना जो है उनके तहत में बनाई जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व उस समय पे इन्होंने ही संभाला था, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में संविधान सभा की मांग कब करी थी। अब कराची आपको पता है कहाँ पे, अब एट प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के हितों के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तानियों के लिए अलग से संविधान सभा बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी संविधान सभा में बैठक हो रही थी वो सारी की सारी हिंदुस्तानियों के लिए थी, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था। इसीलिए उन्होंने बोला था कि भाई हम पाकिस्तान की अलग संविधान सभा की मांग करते हैं। तो पाकिस्तान की अलग संविधान सभा की मांग कब करी गई थी, यही क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1947 के दिन। इसके बाद 14 अगस्त 1947 के दिन आप देख सकते हो पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग आज़ाद हो गए। इसीलिए पाकिस्तान की संविधान सभा की मांग कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 के अंदर करी थी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है।
ठीक है, इसलिए इसका फोर्थ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आपको ये बताना है कि नेम द ओरिजिन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द छत्तीसगढ़ कर्व आउट। कहने का मतलब आपके कोई छत्तीसगढ़ जो है वो किस राज्य के मूल नाम से निकाल के बनाया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ पहले किसी और राज्य का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दी थी तो उस समय पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो थे वो एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अगर आप देखें तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये राज्य मध्य प्रदेश से निकल के नए राज्य में आ गया था। तो यानी कि ये राज्य जो है मध्य प्रदेश से निकला था। तो इसका सही आंसर जो है वो क्वेश्चन हमारा 5th का सही आंसर 3rd है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पार्ट था ये पहले, उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। आपको बताना है कि किस नेता ने भारत की रियासतों को एकीकरण करने में मदद करी थी। भाई सो ऑल यू नो दैट जो बच्चा क्लास 12th में पढ़ रहा है बहुत पॉलिटिकल, बहुत सिंसियर तरीके से, जो 95 प्लस मार्क्स लाना चाहता है, तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखना होगा भाई, क्योंकि पूरी रियासतें जो हैं उनको जोड़ने के लिए भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो मेरे लिए बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूं, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी रियासतों को 565 रियासतों एक जोड़ा और इम्पॉर्टेंट भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई, जो उस टाइम पे कोई भी नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो ऑल वी नो दैट 565 रियासतें थी। 565 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाय हुक और बाय क्रुक उनको जोड़ने की कोशिश करी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित रियासतों में से किसने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध करा था? मतलब पहली 565 रियासतों में से पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जो कह रही थी कि हमें यूनियन टेरिटरी में भारत के अंदर नहीं मिलना है? वो थी हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर एक व्यक्ति थे हमारे, जिन्हें आप निज़ाम के नाम से जानते हैं, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना खुद का स्टेट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में इनको अपने भारत के अंदर विलय कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया बच्चों। तो जो ऑपरेशन चलाया ना, आपको ये बताना है कि ये ऑपरेशन चलाया कौन सा उन्होंने, ठीक है ना। तो ऑपरेशन कौन सा है? अगर आपने हमारे वीडियो देखी हुई है तो आप ऑपरेशन बता सकते हैं कि हैदराबाद को विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिस समय हमारे भारत को आज़ादी मिल गई थी और रात में उस टाइम पे एक व्यक्ति ने स्पीच दी थी जिसका भाग्य के साथ प्रयास यानी कि नीति के साथ मिलन था, जिसे आप ट्राइस्ट विद डेस्टिनी बोलते हैं। वो भाषण किसने दिया था आधी रात को? वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने बताया था कि कैसे हमारा नीति के साथ मिलन हुआ, और जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि कैसे आज आज़ाद भारत रात में सो रहा है, लेकिन कल का सवेरा जो होगा अर्धरात्रि का सूर्य उदय होने जा रहा है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट थी उनकी स्पीच, और ये आप विकिपीडिया पे पूरा लिखा हुआ देख सकते हैं, यूट्यूब में आप पूरी तरीके से सुन सकते हैं उनका भाषण। तो ये उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारत के सामने कौन सी चुनौती नहीं थी? मतलब जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के सामने इस चैप्टर के अंदर 3 मेन चुनौतियां बताई गई है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है। अगर 3 चुनौतियां नहीं थी तो उनमें से कौन सी ऐसी चुनौती नहीं है उनके लिए? तो उनके लिए एक चुनौती नहीं थी कि टू फोकस ओनली द वेल बीइंग ऑफ द पुअर। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें वेल बीइंग ऑफ पुअर के बारे में ही सोचना है, उनको सभी की भलाई के बारे में सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? तो भाई अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज़ अच्छी लगती है तो भाई ज़रूर कमेंट किया करें, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं इवन अपना रिस्पांस ज़रूर दिया करें। हमारी मेहनत आप तक कैसे पहुंच रही है, आप एक छोटा सा लाइक तो इस वीडियो के लिए ज़रूर बनता है, जो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट दोनों के लिए। तो 2 नेशन थ्योरी जो है किसने दी सबसे पहले? तो आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कहा था कि आज़ाद भारत के लिए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाक के लिए पाकिस्तान, तो इसीलिए पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान होगा, यानी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होगा, और हिंद लोगों के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए हिंदुस्तान होगा। इसे ही 2 नेशन थ्योरी के नाम से बाद में पुकारा गया, और ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको कोट किया था। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत और पाकिस्तान जो थे किस सिद्धांत के अनुसार विभाजित हुए थे? तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कि उन्होंने कहा था कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उसके सिद्धांत पे अलग अलग होंगे, यानी कि जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे हम उस इलाके को पाकिस्तान बोल देंगे, और जहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे उसे हिंदुस्तान बोल देंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर बंगाल और पंजाब के हिस्सों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर है। अब यहाँ पे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किसने किया? देखो, मोहम्मद अली जिन्ना तो पूरी तरीके से चाहते थे कि भाई पाकिस्तान अलग हो, लेकिन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी का विरोध करने वाले एक व्यक्ति थे जिन्हें आप बोलते हैं अब्दुल खान गफ्फार। इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि पाकिस्तान को अलग नहीं करना चाहिए टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। इवन सारे लोग एग्री थे, लेकिन अब्दुल खान गफ्फार जो है, जो गांधी जी के एक लॉयल शिष्यों में से आते हैं, उन्होंने मना कर दिया टू नेशन थ्योरी के लिए। अब दूसरा ये है कि महात्मा गांधी की मृत्यु की तारीख क्या थी? कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी मरे थे या आज़ादी के बाद? तो आप देखते हैं हमारे पूज्य पिताजी बापू जी वो आज़ादी के बाद मरे थे, यानी कि 30 जनवरी 1948 के दिन। वो पैदा कब हुए थे गांधी जी? तो आप गांधी जी की बता सकते हैं कि एम के गांधी जी जो थे वो कब पैदा हुए थे? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो हम उनके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं, आप हमें कमेंट करें तो हम ज़रूर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए? क्या डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, यानी कि क्या लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस गए? बिल्कुल गए। हिंसा हुई? बिल्कुल हुई। प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसका सभी आंसर है कि सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व हुए, यानी कि पार्टीशन हुआ तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 16, हैदराबाद का विलय भारत के साथ कब हुआ था? तो आपको ये बताना है, हैदराबाद शुरू में तो मना ही कर रहा था, लेकिन कब हुआ? सितंबर 1948 के अंदर, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद भी हो गया था तो हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट नेशन था, लेकिन हमने एक ऑपरेशन चलाया और हैदराबाद में जो वहाँ के राजा थे उनको अपने भारत में विलय करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 16, हैदराबाद के शासक को एक नाम दिया जाता था। असल में उनको एक पोस्ट दी गई थी, राजा की, किंग की, भगवान की, निज़ाम की, अली की। तो निज़ाम उनको बोला जाता था। आप देख सकते हैं निज़ाम के नाम से उन्हें जाना जाता है। असल में हैदराबाद के शासक का नाम कुछ और था। अगर आप फाइंड आउट करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। विकीपीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए, गूगल करिए कि हैदराबाद का निज़ाम जो अपने पेपर वेट के लिए हीरो का इस्तेमाल किया करता था, वो इतना बड़ा व्यक्ति था कि जिसने भारत को कई टन सोना दिया था उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो उसका रियल नाम क्या था? उसको निज़ाम के नाम से पुकारा जाता है, पर उसका रियल नाम क्या था वो ज़रूर फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ हैदराबाद के निज़ाम ने एक समझौता करा। कहने का मतलब ये था कि उसने कहा था कि मैं 1947 के अंदर भारत के साथ विलय तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं एक समझौता कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो हैदराबाद का निज़ाम आज़ाद होना चाहता था। इसलिए क्योंकि अगस्त में हम लोगों ने आज़ादी ले ली थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर उसने हैदराबाद के निज़ाम ने समझौता कर लिया हम लोगों के साथ। उसे बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी कि वो अभी भारत के साथ ही रहेगा, वो पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होगा और ना ही वो अपना अपनी राज्य बनाने की सोच रहा है। तो उस टाइम पे उसने स्टैंड स्टिल की पॉलिसी एग्रीमेंट भारत के साथ साइन कर लिया था कि जैसा इसे बोलते हैं यथास्थिति बनाए रखना। तो ये उन्होंने करा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सर्वप्रथम कितने राज्य बनाए और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए? यानी कि 1956 के अंदर उसने अपने रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन बनाने के बाद कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी उसने बनाए? तो आप देख सकते हैं 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। एट प्रेजेंट टाइम बहुत सारे स्टेट्स बदल गए हैं और यूनियन टेरिटरी भी बदल गई है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे। क्वेश्चन नंबर 20, ये जीके का क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है कि भारत के अंदर अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? आज़ादी के टाइम पीरियड पे 14 राज्य थे और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश थे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप देखेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश है। तो ये बहुत इनक्रेडिबल है भाई। तो इसे फाइंड आउट करिए, चेक एंड बैलेंस करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट अबाउट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक आवर चैनल और सब्सक्राइब। बहुत ही जल्दी हम लोग आप सभी के लिए लाइव वीडियो लेके आने वाले हैं, तो भाई उसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।